हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आहार विज्ञान एवं पोषण में जिसमें अब तक की जो वीडियो है हमने आपको शैशवावस्था में पोषण, जो नवजात शिशु होता है, जो न्यूनेट शिशु होता है, उसके पोषण के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय पूर्व बालकों के पोषण के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्यालयी बालकों का पोषण, यानी वे बालक जो विद्यालय जाते हैं उनके लिए किस तरह का संतुलित आहार होना चाहिए, उसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो आज का अध्याय आपका विद्यालयी बालकों का पोषण, न्यूट्रिशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनके पोषण के बारे में आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं जो विद्यालयी बालक होते हैं, किस उम्र के बालक होते हैं जो विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं, तो वो आपकी एज होती है बाल्यावस्था। कौन सी एज होती है हमारी? बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होती है, जिस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है, वो अवस्था उसे उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, 6 से 12 वर्ष की आयु होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने के लिए तैयार रहता है, यानी ये आयु होती है, विद्यालय जाने की आयु भी होती है। तो इससे पहले जो अनौपचारिक शिक्षा परिवार में साथ रहकर ग्रहण करता था, जब बच्चा विद्यालय नहीं जाता है, लेकिन जब बालक विद्यालय जाने लगता है, जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने लगता है। किसे? औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने लगता है, यानी फॉर्मल एजुकेशन। जब बच्चा विद्यालय जाता है तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन प्रारंभ हो जाती है। तो 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, उत्तर बाल्यावस्था, विद्यालयी बालकों की आयु होती है। तो इस अवस्था में बालकों के लिए किस तरह का पोषण होना चाहिए? तो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, जो व्यक्ति का जो समग्र विकास होता है, उस विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि जिसे इस अवस्था में बालकों में कई प्रकार के परिवर्तन, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक यानी गामक, मोटर डेवलपमेंट, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के एक अच्छे खान पान का, संतुलित आहार का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे का वृद्धि, विकास निरंतर एवं अनवरत रूप से चलते रहें, ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास पूर्ण रूप से हो सके। तो यही इसका लक्ष्य होता है कि बालकों का, विद्यालयी बालकों का पोषण किस तरह का होना चाहिए। तो जिसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, यह अवस्था बालकों में विद्यालय जाने की अवस्था होती है। बाल्यावस्था में बालक नर्सरी स्कूल में पढ़ने जाता है। नर्सरी स्कूल यानी इसे नर्सरी स्कूल भी कह सकते हैं, यहाँ से किंडरगार्टन स्कूल भी कह सकते हैं। नर्सरी विद्यालय होते हैं वो किंडर गार्डन भी कह सकते हैं। जो किंडर गार्डन पद्धति है, इसके जनक हॉबिल माने जाते हैं। जिस तरह से एक माली छोटे पौधे को सींचकर बड़ा करता है, उसी प्रकार विद्यालय में जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें पढ़ लिखाकर एक योग्य दिशा बनाकर बड़ा किया जाता है। जिस तरह से पौधे को पाला जाता है, उसी प्रकार हॉबिल के अनुसार एक बच्चे को विद्यालय में सींच कर तैयार किया जाता है। उसके अंदर कई प्रकार के मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। बच्चे को सामाजिकता के गुण, नैतिकता के गुण सिखाए जाते हैं। इसलिए बालक को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा जाता है, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो परंतु जब उत्तर बाल्यावस्था में बालक विद्यालय औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है, तो बालक में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होते हैं। बालक में सामाजिक विकास होने के साथ साथ वह अनुशासन या डिसिप्लिन के बारे में समझता है। अच्छा बुरा, विवेक अविवेक, इन सभी का ज्ञान वह इस अवस्था में करने लगता है, तथा वह अध्ययन के समय अपनी विषय, पाठ्य वस्तु
के बारे में वह समझ सकता है कि किस सब्जेक्ट में मुझे क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का क्या महत्व है। वह अपने विषय के बारे में, गणित क्या है, इंग्लिश क्या है, विज्ञान क्या है, इन सभी के बारे में वह समझने लगता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ता हुआ अपना विकास करता है तथा अपनी आगामी कक्षा में बढ़ता हुआ चलता रहता है, जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव बालकों को देखने का मिलता है। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए हमें उनके पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। वो जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषता होती हैं, इन विशेषताओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इस अवस्था में जो बालक होते हैं खोजी प्रवृत्ति होते हैं, अधिक से अधिक प्रश्न पूछने अलग होती है, एक खेल की उम्र होती है। इस अवस्था में खेल में कई प्रकार के कार्य सीखता है, इसलिए बच्चों को अध्यापन के साथ साथ कई प्रकार के जो क्रियात्मक कार्य होते हैं उनमें भी उनको भागीदार बनाना चाहिए। इस अवस्था में या उम्र में बालकों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वह अपना कार्य स्वयं करने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें आता ही ना हो। प्रत्येक कार्य को स्वयं करते हैं तथा प्रत्येक वस्तु के बारे में एक नया प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। वह दूसरों के स्टेप पसंद नहीं करते हैं, जैसे भोजन करना, वस्त्र पहनना, स्नान करना। अक्सर बच्चों को देखा हो आपने, इस उम्र में बच्चे अपने काम स्वयं करने की कोशिश करते हैं। कई एक्टिविटीज होती हैं, विद्यालय बाल के स्वयं के प्रति लापरवाही होते हैं, जल्दी में होते हैं या खेल में व्यस्त होते हैं। अपना विद्यालय जाते हैं तो अपना लंच बॉक्स भी कभी कभी भूल जाते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए बच्चे के खान पान का ध्यान रखना चाहिए कि उसके लंच बॉक्स में आहार के रूप में क्या रखना है, कौन सा आहार उसके लिए मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार उसे भोजन देना चाहिए। उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज लवण, इन सभी तत्वों का समावेश होना चाहिए। इन सभी तत्वों से मिलकर ही एक संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं विद्यालयी बालक तनाव की स्थिति में रहते हैं, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना, सहपाठियों से कभी लड़ाई झगड़ा करना, कभी मित्रता की भावना रखना, ये सभी गुण इस बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। वे विद्यालय काम की अधिकता के कारण भोजन समय पर नहीं करते हैं। जब बच्चा कोई प्रतिभाशाली होता है तो वो हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान देता है, लेकिन वह पढ़ने के या अपने होमवर्क के समय वह खाना पीना भी भूल जाते हैं। बाल्यावस्था में बालकों के हाथ पैरों का विकास शरीर की तुलना में अधिक होता है, यानी उनके शरीर का जो निर्माण है एक निश्चित अनुपात में होता है। ऐसे नहीं है कि बच्चा का आकार बढ़ रहा है तो एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा, समांतर रूप में एक निश्चित अनुपात में उसके शरीर का विकास होता है, जिससे उसकी टांग लंबी दिखाई देती है, हाथ भी लंबे दिखाई देते हैं। लेकिन जो चेहरे में आँख, कान, मुंह है, आँख है, इनमें एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। इसलिए इस आयु में जो बाल्यावस्था की आयु होती है, इस अवस्था को सारस अवस्था भी कहा जाता है। जो बाल्यावस्था की आयु होती है इसे सारस अवस्था कहा जाता है। सारस अवस्था यानी CR यानी प्रेन स्टेज। जो बच्ची होता है जिस तरह से जो सारस होता है उसकी गर्दन लंबी लंबी होती है, उसी प्रकार इस उम्र में आपने बच्चों को देखा होगा, हाथ पैर लंबे लंबे, गर्दन पतली पतली, मतलब तो सारस जैसी गर्दन इनकी दिखाई देती है। इस अवस्था को प्रेन स्टेज या सारस अवस्था भी कहा जाता है कि इस आयु में अधिकतर बच्चे पतले पतले लंबे लंबे ही होते हैं। विद्यालयी बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, क्यूरियोसिटी, प्रत्येक चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि सूरज कैसे निकलता है, कब निकलता है, हमें गर्मी क्यों लगती है, सर्दी क्यों लगती है, हम ऐसे कपड़ों को क्यों पहनते हैं। कभी कभी तो बच्चों को सर्दी गर्मी महसूस ही नहीं होती है, वो अपने खेल में इस तरह के मगन होते हैं कि अपने शरीर के साथ साथ अपने खान पान का भी ध्यान भी नहीं रखते हैं। जिज्ञासा को शांत करने के लिए विभिन्न वस्तुओं को देखकर, छूकर, मुंह में डालकर अवलोकन करते हैं। तभी कहते हैं कि बच्चों को जहरीली वस्तुएं, कोई दवाइयों से, मेडिसिन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। प्रत्येक वस्तु को देखकर, चखकर उसे अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। विद्यालयी अवस्था में बालक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ छोड़कर वो खट्टी चीज़ें, मीठी चीज़ें, इमली, अचार, इनको खाना पसंद करते हैं। तो इन सभी वस्तुओं को खाने में ना देकर उसे संतुलित भोजन देना चाहिए। अब आता है आपका विद्यालयी बालकों में पौष्टिक तत्वों की मांग, यानी जो विद्यालयी बालक होते हैं कौन कौन से पौष्टिक तत्व उसके लिए लाभकारी होते हैं, किन किन पौष्टिक तत्वों का उसके लिए भोजन के रूप में देना चाहिए।
तो पहला पौष्टिक तत्व के रूप में पहला आता है कैलोरी, यानी जो बच्चे होते हैं, जो भोज्य पदार्थों से कैलोरी प्राप्त होती है उसे किस तरह से बच्चों को देना चाहिए। तो विद्यालयी बालक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्रियाशीलता के कारण उन्हें अधिक भूख लगती है। इस क्रियाशीलता को कम करने के लिए बच्चों में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, कैलोरी के लिए एक संतुलित आहार भी देना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर क्रियाशीलता बनी रहे। प्रोटीन, बाल्यावस्था में बालक की लंबाई, वजन, शरीर में वृद्धि होती है, इसलिए प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन भी करवाना चाहिए। प्रोटीन की पूर्ति होती बालकों के आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध है, अंडा है, दाल है, इनका भी समावेश भोजन के साथ होना चाहिए ताकि बच्चों में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों की कमी ना हो। लोहा, अब लोहा क्या होता है, ये नहीं कि आप लोहा खाओ, जो लोहा होता है हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। जो रक्तलपता होती है, खून की कमी होती है, हमारे शरीर में आयरन की कमी से ही होती है। तो रक्तलपता से बचाव के लिए, शरीर में खून की कमी को पूर्ति के लिए आयरन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, यानी हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इन्हें पर्याप्त मात्रा में हमें आयरन प्राप्त होता है तथा इससे एनीमिया से भी हम बच सकते हैं, इसलिए बच्चों को हरी सब्जियों का सेवन करवाना चाहिए। कैल्शियम, बालकों के दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करवाना, जैसे दूध है, तो दूध होता है दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, इससे हड्डियों के लिए कैल्शियम, फास्फोरस भी मिलता है, जिससे दांत हैं, हड्डियां उनकी मजबूत होती हैं। विटामिन ए, इनके साथ साथ विटामिन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और किसी में विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी रोग होता है, यानी आंखों से कम दिखाई देता है रात में, ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी रोग से बचाव के लिए विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए। सब्जियां हैं, अंडा है, फल हैं, अन्य पीले फलों का भी सेवन करवाना चाहिए। विटामिन डी, जो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश माना जाता है। विटामिन डी को सन विटामिन भी कहा जाता है, इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य की धूप अवश्य लेनी चाहिए, जिससे हड्डियां मजबूत होती है, उसके शरीर का जो बनावट है, ढांचा है, पूर्ण रूप से विकसित हो पाता है। थायमिन, बालकों में संक्रमण बीमारियां जल्दी से घेर लेती हैं, इसलिए थायमिन युक्त भोज्य पदार्थों को सेवन करवाना चाहिए। एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में दांतों से, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, दांतों संबंधी बीमारी होती है, इसलिए विटामिन सी की कमी को पूर्ति के लिए, स्कर्वी रोग से बचाव के लिए खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, हमारा आंवला माना जाता है, इसलिए आंवला, संतरा, नींबू, इनका भी सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में जो स्कर्वी रोग से बचाव के लिए हमें खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। फॉलिक अम्ल, जो फॉलिक अम्ल होता है, ये आयरन युक्त भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त होता है। इन सभी का समावेश भोज्य पदार्थों में होना चाहिए। अब आता है आपका कुपोषण के कारण। अगर इनको पौष्टिक तत्व समय पर ना दिया जाए, इनको संतुलित आहार ना दिया जाए, तो कुपोषण, कौन कौन से कुपोषण हो सकते हैं, कुपोषण का क्या कारण होता है जिससे विद्यालयी बालक कुपोषित होने लगते हैं। तो कुपोषित होने का प्रमुख कारण होता है गरीबी। और कोई इंसान गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो वह अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही भोज्य पदार्थ की व्यवस्था कर सकता है। तो कुपोषण का सबसे एक महत्वपूर्ण कारण होता है गरीबी। दूसरा होता है अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास। अंधविश्वास भी होता है, जैसे कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है, लेकिन वह दूध बच्चे के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इस दूध में प्रतिरक्षी तत्व पाए जाते हैं, यानी रोगाणु से लड़ने की क्षमता इस माँ के पहले दूध में ही पाई जाती है। इस दूध को कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। तो कुछ लोग अंधविश्वास के कारण नवजात शिशु को माँ का दूध नहीं पिलाते, उस दूध को फेंक दिया जाता है। वो दूध बच्चे के लिए शरीर में प्रतिरक्षी का कार्य करता है। अगर वो दूध बच्चे को नहीं पिलाया जाता है तो बच्चा कई प्रकार की बीमारियों से संक्रमित होने लगता है। तो इन अंधविश्वासों को छोड़कर बच्चे को माँ का प्रथम दूध पिलाना चाहिए। अप्राप्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन, भोज्य पदार्थों का असामान्य वितरण, संक्रमण, किसी कीटाणु जीवाणु से भोज्य पदार्थ संक्रमित हो जाते हैं,
तथा पोषण संबंधी शिक्षा का अभाव। उन्हें पोषण से संबंधित शिक्षा नहीं होती कि कौन सा भोजन किस समय करना चाहिए, उनका कोई समय सारणी नहीं होती है, किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं। ये भी एक कुपोषण का कारण होता है, जिससे अपच कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। इनके कारण बच्चे कुपोषित होने लगते हैं। अब आता है आपका विद्यालय लंच कार्यक्रम। जब बालक विद्यालय जाता है तो उसका लक्ष्य जो लंच होता है, लंच कार्यक्रम किस तरह का होता है? अधिकांश बालक बालिकाओं में पोषण अपर्याप्त मात्रा में रहता है। विद्यालय जो मध्यकाल में जो लंच होता है उसमें जो भोज्य पदार्थ है, संतुलित भोज्य पदार्थ होना चाहिए। उसमें आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, बालक में कम से कम 300 कैलोरी ऊर्जा, 18 से 30 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आहार में होनी चाहिए। विद्यालय लंच कार्यक्रम में मछली, वसायुक्त दुग्ध पाउडर है, तेल युक्त बीज, मूंगफली, चना, गेहूं का आटा, सोयाबीन आदि सम्मिलित करके उनका पूरक आहार तैयार किया जाता है। इसलिए भारत में बच्चों को कुपोषित होने से बचाने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम, भारत में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, यानी मिड डे मील प्रोग्राम MMP की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चों को अध्ययन के साथ साथ एक अच्छा भोजन भी प्राप्त हो सके। इसलिए जो विद्यालय बालक होते हैं, विद्यालय बालकों में जो पोषण होता है उनकी आयु के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार ही बच्चों को देना चाहिए, ताकि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो सके, जिससे बच्चा औपचारिक रूप से विद्यालय में प्रवेश करके वे अपना सर्वांगीण विकास कर सके तथा एक भविष्य की अच्छी निधि बनकर देश के लिए एक स्तंभ तैयार हो सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक हैं जो एक भविष्य की निधि है, जो पूरा भविष्य इनके कंधों पर ही टिका हुआ है। इसलिए बच्चों का ध्यान में रखकर विद्यालय बालकों का पोषण अच्छा एवं संतुलित भोजन होना चाहिए।